हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं 2020 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए पीएसआईआर के पेपर फर्स्ट के सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर ए के सब क्वेश्चन बी। आप सभी लोगों को पता है 2 सेक्शंस होते हैं हर ऑप्शनल के हर पेपर में, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 5 अनिवार्य होता है। 1 और 5 में 5 सब सेक्शन होते हैं या सब क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जिन्हें ए बी सी डी ई के नाम से दर्ज किया जाता है। ए बी सी डी ई, चाहे वो एक क्वेश्चन नंबर 1 का हो या 5, और ये दोनों कंपलसरी होते हैं। शेष 3 क्वेश्चन में से किसी भी एक सेक्शन से तीनों करने की इजाज़त नहीं होती है। एक सेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर करना है शेष 3 में से। यानी मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक कंपलसरी है और दूसरा भी कंपलसरी ही हो गया, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एक ही सेक्शन से अगर तीनों कर देंगे तो ऐसी दशा में तीसरे क्वेश्चन का मूल्यांकन ही नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यूपीएससी का एग्जामिनर जो इस बात के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर किसी बच्चे ने एक ही सेक्शन से अनिवार्य क्वेश्चन के अतिरिक्त से रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो उसमें एक लास्ट क्वेश्चन का मूल्यांकन न किया जाए, या 10% की पेनल्टी, यानी जो नंबर वो पाया है उसमें से 10% की पेनल्टी उसे अवॉर्ड की जाए। दूसरे शब्दों में यह एक गंभीर मसला है और स्टूडेंट्स को इस बात पर बखूबी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए यूपीएससी के पेपर्स का इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी होता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन बी में ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये टॉपिक का नाम है, और इस पर कमेंट करना है 150 शब्दों में। 5 सब क्वेश्चंस होते हैं ए बी सी डी ई, प्रत्येक को 150 शब्द में लिखना है। प्रत्येक 10 नंबर के होते हैं, यानी मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पाँचों, मतलब पहला क्वेश्चन जो है और 5वां क्वेश्चन, ये 50-50 अंक के होते हैं। और 2020 में जनरली कमेंट करने के लिए ही पूछता है। 2020 में भी कमेंट करने के लिए ही पूछा गया है। मैं उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ जो पीएसआईआर के साथ साथ पॉलिटी सेगमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी जीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इस साल के मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो। चलिए अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जब आप डिस्कस करें तो 150 शब्द में मैं बताता आ रहा हूँ। अपने उत्तर में 2 ही पैरा अधिक से अधिक बनाएं, जिसमें इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन एक पैरा में, इवेल्युएशन और कंक्लूजन दूसरे पैरा में रखें। पहले पैरा में आप इस टॉपिक के संदर्भ में आप अनुच्छेद 14 का जिक्र करिए। इसमें ज़्यादातर वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का जिक्र करना है। यही फैक्ट्स आपको डालने हैं जिससे आपका आंसर मजबूत होगा। इसमें ज़्यादा विद्वानों को लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के संदर्भ में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अंबेडकर को कोट करें, तो वो गलत भी नहीं है। अंबेडकर को कोट किया जा सकता है क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि भाई इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, इन तीनों को ट्रियो, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में त्रय संघ की संज्ञा देते हैं। इसमें से अगर एक को निकाल दीजिए तो दूसरे और तीसरे कमज़ोर हो जाएंगे। खैर, इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो पहले पैरा में आप अनुच्छेद 14 का जिक्र करें और इसके 2 फ्रेजेस का भी जिक्र करें। एक कहें इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो ब्रिटेन से लिया गया है, और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसे अमेरिका से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ही एफर्मेटिव एक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, और यहाँ ये है कि जो समान हैं उनके साथ तो समान व्यवहार किया जाए, लेकिन जो असमान है, यानी समान से निचले, असमान का मतलब ये ऊपर नहीं, निचले पादान पर जी रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती, मतलब जानबूझ करके तक्का लगाकर ऊपर लाया जाए। इसके लिए सरकार को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। इस मामले में अजय हसिया वर्सेस शेख मुजीब सोहरावर्दी का जिक्र आप कर सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मामला है। 1981 का मामला है, जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मेरा राज्य किसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन संबंधी मामला था, और उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रतिपादित किया था। बहरहाल उसमें उसने
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर भी चर्चा किया था और ये बताया था कि भाई ऐसा है, जो समाज के कमज़ोर और दबे कुचले लोग हैं उनको समान अवसर राज्य को देना चाहिए। परिभाषित तो राज्य को ही किया था, लेकिन ऐसा नहीं केवल वहीं तक सीमित थी, उसने और भी चीज़ों के बारे में बताया। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में चर्चा, चाहे 1951 का वो चंपकई दुर्रई राजन बनाम मद्रास राज्य का केस हो, या 1982 81-82 का शेख मुजीब सुहरावर्दी का केस हो, या बाद के तमाम केसेज हों, TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का 2001 का केस हो, या और केसेज हों, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 की व्याख्या व्यापक रूप से किया है और अभी और भी उसे बढ़ाया है। आगे चल कर के एम नागराज केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में उसे एक्सपेंड किया। जर्नैल सिंह में बनाम लक्ष्मी नारायण के केस में भी एक्सपेंड किया 2018 में, और अभी किया है उसने सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उसने कहा है कि भाई SC यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनमें जो एडवांस्ड हो गए हैं, जो परिवार आगे निकल गए हैं, उनमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू किया जाए और उनमें दोबारा उस परिवार को आरक्षण न दिया जाए। हालांकि वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे फैसले में इसे गैर ज़रूरी बताया था और होमोजीनियस स्तर यानी अनुसूचित जाति को एक होमोजीनियस समूह, अनुसूचित जाति पर ही मुख्य रूप से फोकस है। अनुसूचित जाति को, लेकिन जनजाति उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम दोनों की बातें करेंगे। अनुसूचित जाति अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जाति की व्यापक व्याख्या करते हुए उसने उसे होमोजीनियस यानी एक रूप एक समूह माना था। ऐसा नहीं उसमें सब कैटेगराइजेशन हो कि भाई ये जाटो हैं, ये फलाने, ये धोबी हैं, ये पासी हैं, ये फलाने हैं, ढमाके हैं, और इसमें इतना परसेंट आरक्षण का लाभ मिला है, इसमें इतना परसेंट मिला है, आबादी के इतने परसेंट ये लोग हैं तो इनको इतना ही दिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आप हाल में हमारे एक लेक्चर में हमने सब कैटेगराइजेशन पर चर्चा किया है ऑलरेडी, इसीलिए हम इसे एलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, आप इसका जिक्र कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंदिरा साहनीवाद, इसे मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं, बनाम भारत संघ, वो भी 1992-93 का, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय खास करके जस्टिस VP जीवन रेड्डी ने इस मामले में अपना विचार व्यक्त इन्होंने की, जो कि इसके मुख्य ऑथर माने जाते हैं यानी लेखक माने जाते हैं, उन्होंने ही जजमेंट लिखा था। तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए इसके पहले भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गरीबी को परिभाषित किया था L बसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1985 के मामले में कि गरीब कौन है। तो ये गरीबी को संविधान में परिभाषित तो किया नहीं गया है, उसमें वो ऑक्यूपेशन भी देखते हैं, उसमें वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी देखते हैं, वो पॉवर्टी लेवल को भी देखते हैं। यानी वो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं भाई कौन आदमी गरीब है। गरीबी तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट अर्थ में तो गरीबी को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कुछ जगहों पर तो ये संभव होगा, लेकिन कुछ जगहों पर ये संभव नहीं होगा। इसके साथ साथ वो जाति को भी आधार मानते हैं, इसके साथ साथ वो सामाजिक हैसियत को भी, स्तर को भी, स्टेटस को भी मानते हैं इसका आधार। इस प्रकार से 4 क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, उसे भी जस्टिस रेड्डी ने ही तय किया था। आंध्र प्रदेश से आते थे, वो दूसरे रेड्डी थे, ये दूसरे रेड्डी हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर कहने का जो तात्पर्य ये है कि आप थोड़ा सा इलेबोरेट करिएगा और इसे अनुच्छेद 16 में ले जाइएगा, जिसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की गारंटी दी गई है सरकारी नौकरियों में चूँकि पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज तीनों होता है, यानी पैसा रुपया भी होता है, इज्जत प्रतिष्ठा भी होता है, और पावर तो होता ही है, यानी लीक को लाख बनाने की शक्ति होती है। अधिकारियों में खास करके कर्मचारी भी वहाँ जो चाहें, चूँकि सरकार उन्हीं के माध्यम से बहुत सारा काम करती है, तो कर्मचारी भी वहाँ ताकतवर होते हैं, वो भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सतीश चंद्रा ने इसी पर जियाउद्दीन बर्नी के कथन को अतिशयोक्तपूर्ण मानते हुए सरकारी सेवा को बहुत ही प्रतिष्ठित माना है, और मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने इसकी वकालत किया है कि भाई ऐसा है, जो महत्व अलाउद्दीन खलजी के समय में था सरकारी सेवारत लोगों का, वही महत्व अंग्रेज़ों के समय में भी था, वही महत्व आज भी है। दूसरे शब्दों में
सरकारी सेवा में जो लोग रहते हैं वो सरकार के करीब होते हैं, और समाज में जो दबा कुचला वर्ग है उसको समान अवसर देना। जैसे विकलांग कोई कोई आदमी अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, कोई आदमी पिछड़े समाज या अति पिछड़े समाज से संबंधित है, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ना और उनको बराबरी का दर्जा दिलाना। इसीलिए तमाम तरह के लाभ जो हैं सरकारी योजनाओं के वो इन्हीं लोगों को मिलते हैं, चाहे वो मनरेगा हो यानी वेज एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो IRDP पहले था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, या लाडली बहना योजना हो। सब में उद्देश्य यही रहता है कि गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वो अन्य के बराबर आ सकें और दावा कर सकें कि भाई हमने भी जीवन जिया है और हमने भी सूर्य की किरण देखी है, तो हमको भी जीने का हक है। दूसरे शब्दों में मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को संविधान में बहुत तरजीह दी गई है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ये बात मानते थे कि बिना इसके इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना संभव नहीं है। आर्थिक लोकतंत्र तभी राजनीतिक लोकतंत्र में स्थापित किया जा सकता है जब कमज़ोर तबके के लोगों को समाज की मुख्य धारा और विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। खैर, इस तरह से करके अनुच्छेद 14 और 16 का जिक्र करिएगा और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का जिक्र करिएगा, जिसमें हालिया फैसले भी शामिल हैं। आपको बता दें, जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण वाद 2018 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का प्रयोग किया था। प्रमोशन में कहा था कि भाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए, और उसके बाद उसने अभी जो फैसला दिया है वो एंट्री पॉइंट पर जो सरकारी नौकरी है उसी में इसकी बात कही है। लेकिन इवैल्यूएशन में जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा कंट्रास्ट प्रेजेंट करिएगा। वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों संविधान पीठ के द्वारा दिए गए फैसलों, इसके लिए मेरे लेक्चर को देख लीजिएगा आप लोग, पहले वाले लेक्चर को। और 5 न्यायाधीशों के फैसले को अभी पलट दिया है। 7 जजों की संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी, उसने 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ के फैसले को पलट करके और उसमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया। हालांकि बीजेपी के तमाम घटक दल जो कि सत्तारूढ़ भी हैं, जैसे चिराग पासवान जो अनुसूचित जाति से ही आते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है और उनका कहना है कि सरकार को कानून बनाकर इसे पलट देना चाहिए, चूँकि वो भी होमोजीनियस यानी समस्त अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति ही माना जाए, उसमें सब कैटेगराइजेशन जात के आधार पर न किया जाए। खैर, इन सब चीज़ों को इवैल्यूएशन में डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन वही रखिएगा जो इंट्रोडक्शन से मेल खाता हो, जो कॉन्सिस्टेंट हो इंट्रोडक्शन के साथ। इस प्रकार से आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। अब मैं वर्ष 2018 के पेपर सेकंड का एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। वो है, इंडिया इज़ ऑफन सेड टू हैव स्ट्रेटेजिक कल्चर। भारत में रणनीतिक संस्कृति रही है, ऐसा प्रायः कहा जाता है। तो ये रणनीतिक संस्कृति कैसे, इस पर लिखा जाए। बहुत प्राचीन भारत में बहुत प्राचीन ग्रंथों में ये मिलता है कि वह नर मानव नहीं है, पशु है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यानी जिसके रक्त में देश के प्रति प्रेम की धारा नहीं बहती है। मोटे तौर पर जिसके नसों में देशभक्ति की धारा नहीं बहती है, वो मानव नहीं पशु है। यहाँ से आप शुरू करिएगा। अखंड भारत की कल्पना प्राचीन भारत में की गई है, यहाँ से आप चीज़ों को शुरू करिएगा। चूँकि स्ट्रेटेजिक कल्चर का मतलब ये है कि पॉलिसी विच में ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट पॉलिसी एट हैंड इज कॉल्ड बेस्ट अल्टरनेटिव एट हैंड इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे रणनीतिक क्षेत्र में हो। माने केवल सेना से इसका संबंध सामरिक नहीं है, इसका संबंध सभी चीज़ों से है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ वर्ष 2018 का, इससे आप बखूबी सोच कर आइएगा। कल हम इसी पर चर्चा करेंगे। इंडिया इज़ ऑफन सेड टू हैव अ स्ट्रेटेजिक कल्चर। भारत के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हमेशा एक रणनीतिक संस्कृति रही है। इस पर आपको टिप्पणी करना है। ये वर्ष 2018 का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है, ठीक है। इसी पर आपसे चर्चा करनी है।
तो ये इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ये इस क्वेश्चन पर आप लिख सकते हैं 150 शब्दों में। ये संभवतः क्वेश्चन नंबर 5 मैं देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ही है और इसका सब क्वेश्चन बी है। दूसरे शब्दों में सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन बी, ए बी सी डी ई जैसे होता है ना, तो बी में ये कहा गया है कि भारत के बारे में प्रायः ये कहा जाता है कि उसकी एक रणनीतिक संस्कृति हमेशा रही है। तो इस पर आपको टिप्पणी करना है। तो मैंने बता दिया रणनीति का मतलब, संस्कृति का मतलब यहाँ विरासत से है, ट्रेडिशन से है, इनहेरिटेंस से है। माने हम सदियों से जो है इसको रखे हुए हैं रणनीति, यानी जो हमारे लिए सबसे बेहतर पॉलिसी रही है, जो हमको सूट करती रही है, उसे ही रणनीति का। रणनीति का मतलब ये नहीं है कि केवल आप उसको सेना से जोड़ दीजिए। सेना हो या आर्थिक क्षेत्र हो या तमाम तरह के सामाजिक क्षेत्र हैं, तमाम तरह के अन्य क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र हैं, उन सब में रणनीति का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अब जैसे भारत बांग्लादेश से लड़ने तो जा नहीं रहा है, कि किसी ज़माने में लड़ा भी था, लेकिन उसकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम रुक जाए और वहाँ जो हार्डलाइनर हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो लोग शांत हो जाएं। इस तरह से भारत सीधे अटैक भी नहीं करेगा, लेकिन वहाँ आंतरिक रूप से दबाव बनाकर इस मामले में अपना काम कर सकता है। तो इसे सॉफ्ट पावर का भी एक प्रतीक माना जाएगा और यह भी माना जाएगा भारत कुशल रणनीतिकार है, जिसने बिना गोली, सेंजू कहा करता था से 2300 साल पहले, चाइना का एक दार्शनिक था, एक स्टेट्समैन दार्शनिक था, वो कहा करता था कि भाई युद्ध को बिना गोली चलाए अगर जीत आप लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपने बहुत सफल काम किया, आप बहुत सफल रहे। टू विन द वॉर विदाउट फायरिंग ए शॉट शुड बी द स्ट्रेटेजी ऑफ एवरी कंट्री। माने प्रत्येक देश की ये रणनीति होनी चाहिए कि वो युद्ध जीत भी ले और गोली भी न चलानी पड़े। तो इसी को लेकर के जोसेफ नाई जूनियर ने 1990 में बाउंड टू लीड नामक एक पुस्तक लिखा, जिसमें सॉफ्ट पावर का पहली बार प्रयोग किया। दूसरे शब्दों में, फुल्हा के, हंसा के, मना के वही काम करा लेना, वही परिणाम प्राप्त कर लेना जो थप्पड़ मार के, गोली चला के या लतिया करके आप मनवाते हैं। उससे उसके मन में आपके प्रति प्रतिशोध की भावना जागृत होती है, मौका देखते ही वो पलट करके वार करता है। लेकिन अगर सॉफ्ट पावर का प्रयोग आप करते हैं तो ऐसी दिशा में उसके मन में जो भड़ास बैठती अदरवाइज बैठती वो नहीं बैठती है, और वो आपकी बात मान करके, यानी अपना दिमाग खुद ही बदल करके चीज़ों को कर लेता है। इसी प्रकार, इसीलिए सॉफ्ट पावर का प्रयोग किया था। हालांकि उसने अमेरिका के लिए इसका प्रयोग किया था, लेकिन और अमेरिका यही पूरा फात यूक्रेन में भी कर रहा है, यही ईरान के खिलाफ इजराइल को चढ़ा करके भी कर रहा है। लेकिन अगर ईरान से युद्ध हो गया तो ऐसे मामले में फिर उसकी रणनीति युद्ध में शामिल होने की ही होगी, केवल सॉफ्ट पावर से काम नहीं, फिर हार्ड पावर का भी प्रयोग करना पड़ेगा। खैर, तो मोटे तौर पर आप 150 शब्दों में कितना लिखें कितना ना लिखें, ये आपको तय करना है। इसके बारे में कल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।